आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द इंडियन नेशनल कांग्रेस की कहानी। इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट को जब हम स्टडी करते हैं तो यहां से स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस के बनने से पहले दो बॉडीज और बनी थी। एक बनी थी द नेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1883, ठीक है, ये उस वक्त के सीनियर पब्लिक मैन ने बनाई थी, क्लियर, ताकि डिस्कशंस किए जा सके जो भी उस टाइम जनरल कंसर्न के क्वेश्चंस हो। उसके अगले साल बॉडी जो बनी वो बनी इंडियन नेशनल यूनियन, ठीक है जी। जी हाँ, इंडियन नेशनल यूनियन ये बॉडी का नाम था। और किसने बनाई थी ये बॉडी? एओ ह्यूम, यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम। ही वाज अ ही वाज अ रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट, ब्रिटिशर था, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था, ओके। और एओ ह्यूम ने ये बॉडी बनाई। फिर इन दोनों बॉडीज को मर्ज कर दिया गया। कौन सी दो बॉडीज मर्ज हुई? द नेशनल कॉन्फ्रेंस को, द नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड द इंडियन नेशनल यूनियन। एक 1883 में बनी थी, एक 1884 में बनी थी, और दोनों को मर्ज करके अगले साल 1885 में बनाया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। इज माय पॉइंट क्लियर? और आगे चलते हैं। फिर जो पहली मीटिंग हुई कांग्रेस की वो एओ ह्यूम ने ही ऑर्गेनाइज की, और कहा हुई? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। कब हुई? 28 दिसंबर 1885। ये कहाँ है? ये बॉम्बे में है ये कॉलेज, क्लियर। और ये भी क्वेश्चन आ गया, एओ ह्यूम कौन था? एओ ह्यूम वाज अ रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट, क्लियर। और आगे चलते हैं हम। I'm having a bad throat, kindly adjust. Or who was the first president? WC Banerjee, Vyomesh Chandra Banerjee। टोटल 72 डेलीगेट्स ने इसको अटेंड किया था, और मीटिंग को जो प्रिजाइड ओवर किया था। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? आंसर WC बैनर्जी। और पहली मीटिंग कहाँ हुई? बॉम्बे में हुई थी। हालांकि वेन्यू को लेकर भी एक और बात आपको बताऊंगा मैं, ठीक है जी। अब इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड जो पहला एक सिस्टमेटिक एक्सप्रेशन था वो ये था कि लोग इकट्ठे सिस्टमेटिकली हुआ, उन्होंने एक मीटिंग की और बातें की। एग्जैक्टली ब्रिटिशर्स को यहां से बाहर निकालने की कोई बात नहीं हुई थी, सिर्फ ये हुई थी कैसे ब्रिटिशर्स से अपनी सही डिमांड्स, जायज डिमांड्स को पूरा करवाना है। हम जब डिस्कस करते हैं इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट को तो हम तीन पार्ट्स में स्टडी करते हैं। कैसे? ये देखो, इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, इसको हम थ्री पार्ट्स में स्टडी करते हैं। ये थ्री पार्ट्स कौन कौन से पार्ट्स हैं? सबसे पहला फेस आता है मॉडरेट फेस। मॉडरेट फेस 1885 से लेकर 1905 तक चला। अगला फेस आता है एक्सट्रीमिस्ट फेस। जी हाँ, एक्सट्रीमिस्ट फेस, जो 1905 से 1915 तक चला। और फिर आता है तीसरा फेस, यानी कि गांधीयन फेस, जो कि 1915 से लेकर 1947 तक चला, जब तक आजादी नहीं मिल गई, क्लियर। और जो मॉडरेट फेस था, ठीक है, ये पहले 20 साल का था, ठीक है। इसमें पैसिफाइंग पॉलिसीज थी, कैसे टोटली नॉन वॉयलेंट होकर पीसफुल तरीके से ब्रिटिशर्स से ही डिमांड्स पूरी कराना, सिस्टमेटिक तरीके से लेटर्स लिख के रिक्वेस्ट करके इंडियंस की डिमांड्स पूरी करवाना। हम मॉडरेट तरीके से चल रहे थे, एंटी ब्रिटिशर स्लोगन्स कभी रेज नहीं किए गए। और अगली जो पॉलिसी थी वो थी एक्सट्रीमिस्ट। यहां लाल बाल पाल का बोलबाला था। लाल यानी लाला लाजपत राय, जिनको पंजाब केसरी भी कहते हैं, जिन्होंने पंजाब नेशनल बैंक भी शुरू करवाया था, आज भी चल रहा है बैंक। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए ही स्कॉट को मारा भगत सिंह ने, समझ में आया। और अगला है बाल, बाल गंगाधर तिलक, इनको लोकमान्य तिलक भी कहते हैं। इन्होंने इन्होंने एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल मूवमेंट में भी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन दी थी, क्लियर। मगर
बाद में इनको लंदन जाना पड़ गया अपने केस के सिलसिले में, अपने आप को डिफेंड करने के लिए, जिसे होम रूल मूवमेंट खत्म हो गई थी। और दूसरा पाल यानी बिपिन चंद्र पाल। क्लियर? तो ये 3 एक्सट्रीमिस्ट गर्म दल के नेता थे। मॉडरेट को हम नर्म दल कहते हैं, नर्म दल, और इसको हम गर्म दल कहते हैं। ये वो दौर था जब गर्म दल का बोलबाला था। और फिर आता है गांधीयन फेस। 1915 में 1915 में महात्मा गांधी हमेशा के लिए भारत आ गए थे। उन्होंने छोड़ दिया था साउथ अफ्रीका को। ठीक है, साउथ अफ्रीका में भी वो बाहर से आए लोगों, इंडियंस एंड अदर कंट्री से आए हुए बाहर के जो लोग थे, जिनको हम कहते हैं लिबरल्स थे वहां के, उनके कॉज के लिए वो लड़ रहे थे। मगर उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं अपनी मातृभूमि की सेवा करूं, और हमेशा के लिए अपनी प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ छोड़कर, साउथ अफ्रीका छोड़कर इंडिया वापस आ गए महात्मा गांधी। और उसके बाद अनडिस्प्यूटेड सबसे बड़े नेता बन गए। इनके गुरु का नाम क्या था? देखते हैं कौन बताएगा। Who was the guru of, who was the political guru of महात्मा गांधी? करवाया था मैंने, पिछले सेशन में करवाया था। कमान वंशिका जवाब दीजिए। स्नेहा गलत जवाब। स्नेहा। हरमन, who was the political guru of महात्मा गांधी? देखते हैं कौन जवाब देगा। कमान हरमन। सिमरन पता है? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने कौन सी मूवमेंट शुरू की थी? एक सोसाइटी बनाई थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। वेरी गुड। डेथ कब हुई गोपाल कृष्ण गोखले की? When did he die? Come on, वंशिका, स्नेहा, आंसर। हरमन 1915 गांधी आया, गुरु गया, खत्म। समझ में? याद करने तरीका है। 1915 में हमेशा के लिए उनका गुरु इंडिया आया। उससे पहले ही वो पत्राचार यानी चिट्ठियों के द्वारा गोपाल कृष्ण गोखले अपना गुरु मान चुके थे। क्लियर? और जैसे ही चेला गुरु के पास आया, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट होते थे उन दिनों में गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कब? 1915 में। और 1915 में उनका सबसे बेस्ट चेला साउथ अफ्रीका से हमेशा यहाँ वो भी वकील। समझ में आया? और गोखले जी चले गए। समझ में आया? दिस क्रिएटेड अ वैक्यूम इन लीडरशिप इन कांग्रेस। आप सब ने कहावत सुनी होगी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। क्यों? इस कहावत का जन्म कहां से हुआ? यहां से हुआ। कोई लीडर ही और नहीं था। अब मजबूरी में किसकी अगुवाई में लड़ाई चलेगी? महात्मा गांधी। जो एक बड़ा नेता था गोपाल कृष्ण गोखले, उसकी डेथ हो गई। अब उनके चेला उनके साथ जो रहता था, तो मजबूरी में और किसको नेता बनाते? उसी को नेता बनाना पड़ा, जो अभी अभी आया था भारत की राजनीति में, और वही बन गया भारत का सबसे बड़ा नेता महात्मा गांधी। वहां से कहावत शुरू, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। ये जितनी भी कहावतें हैं, इडियम्स है, लोकोक्तियां है, वो ऐसी पैदा होती है। ठीक है जी? ये मजबूरी में और कुछ तो इसे काम चलाना पड़ेगा, है ना? उसी तरह से। और लीडर था ही नहीं, वैक्यूम क्रिएट हो गया, सबसे बड़ा लीडर की डेथ हो गई, और उसका बेस्ट चेला बन गया नेता। क्लियर? और आगे चलते हैं हम। फिर ये मैं पहले बता चुका हूं कि पहला 1885 में मीटिंग हो गई। हर साल अधिवेशन यानी कॉन्फ्रेंस, यानी हर साल मिलते थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का हर साल सेशन लगता था, सेशन। ठीक है? और सर्दियों में लगता था, साल के एंड में लगता था, दिसंबर के आसपास। क्लियर? और पहली सेशन में 72 डेलीगेट्स थे, तो अगले में 436 थे 1886 में। ठीक है जी? और जो फर्स्ट वाला था वो फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड एक्सप्रेशन था, और सेकंड टाइम में लोग बढ़कर 436 हो गए। मैं वादा करता हूं भारत का इतिहास आपकी उंगलियों पे याद करा दूंगा। बस कीप पेस विद क्लास। ओके? और रेगुलर टेस्ट देना अब से स्टार्ट कर दे। ओके? अब 1885 में जब पहली मीटिंग हुई थी, मीटिंग होनी थी कहां? पुणे। मगर पूना से बॉम्बे वेन्यू शिफ्ट किया गया कि वो हैजा फैल गया।
पुणे में क्या फैल गया? हैजा। कॉलरा, कॉलरा के फैलने की वजह से पुणे को छोड़कर बॉम्बे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज को वेन्यू बनाना पड़ा। तो फर्स्ट मीटिंग का वेन्यू कॉलरा बीमारी की वजह से चेंज हुआ। मेरा आपसे सवाल है, आप मुझे बताइए वो कौन सा बड़ा राजा था जो हैजे से मरा? जो स्टार्टिंग से लेके अब तक मुझसे इतिहास पढ़ रहा है वो अभी जवाब दे देना चाहिए था। बहुत बड़ा राजा, बहुत ही बड़ा राजा जिसकी मौत हैजे की बीमारी से हुई। कम ऑन वंशिका, आप स्टार्टिंग से हिस्ट्री कर रहे हो ना मुझसे? स्नेहा, स्नेहा को नहीं पढ़ाया हुआ ये मैंने, हरमन को शायद पढ़ाया हुआ है, आपको भी नहीं पढ़ाया हुआ। कम ऑन वंशिका, स्टार्टिंग से लगाया ना एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री का वो कौन सा राजा जो कि फॉरेन कंट्री से इंडिया में अटैक करने आया था? उसी के सैनिकों से भारत के लोगों ने शेव करने की कला सीखी थी। उससे पहले तक भारत में कोई उस तरह नहीं हुआ करता था। तो वो कौन से फौजी थे जो कि उस तरह यूज करते थे, शेव किया करते थे? वो थे ग्रीक फौजी। ग्रीक्स ने भारत पर अटैक किया था और उनका जो राजा था, जो लीडर था, वो था सिकंदर आजम। सिकंदर आजम का पूरा नाम था अलेक्जेंडर। ठीक है, मैं बता देना चाहूंगा कि भारत की जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसमें 326 बीसी में किसने अटैक किया था? सिकंदर आजम यानी अलेक्जेंडर। इसी को छोड़ दो, अलेक्जेंडर द ग्रेट बोलते हैं, सिकंदर महान या अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है, 326 बीसी में अटैक किया था। ठीक है, और कहां से आया था? ही वॉज फ्रॉम ग्रीस। इसके फादर का नाम क्या था? फिलिप। एंड फिलिप कहां का किंग था? किसी को पता है? मैसेडोनिया। मैसेडोनिया। वंशिका, क्या ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पहले? वंशिका, पढ़ाया हुआ है मैंने आपको? सर ये ग्रीस वाला नहीं। आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है ना मुझसे? यस सर। बिल्कुल पढ़ाया हुआ, भूल गए उधर। अच्छे से देखना, मैंने पढ़ाया है ये आपको। ठीक है, तो मैसेडोनिया फिल का राजा फिलिप, फिलिप का बेटा अलेक्जेंडर, और इसी को हम कहते हैं सिकंदर आजम। ठीक है, इसने भारत पर जब अटैक किया तो सबको यहां से आया था। ठीक है, और कौन से पास से आया था? हेदस्पस। हेदस्पस, सॉरी, बैटल ऑफ हेदस्पस कहते हैं। बैटल ऑफ हेदस्पस क्या है? झेलम नदी के किनारे लड़ाई हुई थी जिसमें इसने किसको हराया? पोरस को हराया। पोरस का पूरा नाम क्या था? पुरुषोत्तम। हिंदुस्तान का राजा था पुरुषोत्तम। हिंदुस्तान में एक राजा था पुरुषोत्तम जिसको पोरस भी कहा जाता है, और उसको हराया था। और कौन से पास में से क्रॉस होके आया था? ठीक है, खाइबर पास। खाइबर पास में से आया था अलेक्जेंडर। ठीक है, और आके लड़ाई लड़ी थी बैटल ऑफ हेदस्पस। सभी राजाओं को मारा और हराया, मगर किसको नहीं हराया? किससे नहीं लड़ा? नंदास, द माइटी नंदास। कुछ याद आया बच्चे? कुछ याद आया? ये करवाया हुआ मैंने आपको, याद आया? यस सर। सर पर शायद सर आपने बताया था कि ये मलेरिया से मरा था। नहीं जी, मलेरिया से नहीं मरा था। उस समय तक तो मलेरिया की डिस्कवरी भी नहीं हुई थी। ठीक है, और ये कॉलरा यानी हैजे से मरा था। कहाँ मरा था ये? चलो छोड़ो, इस सब को छोड़ो, बस इतना काफी है। ठीक है जी, नेक्स्ट। अब द फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी टू एड्रेस द कांग्रेस सेशन। पहली बार जब किसी वुमेन ने, पहले किसी वुमेन ने जो कि एक ग्रेजुएट भी थी और कहां से थी? कैलकाटा यूनिवर्सिटी से, उसने इस सेशन को जब होल्ड किया था, जो सबके सामने बोला था, उस लेडी का नाम था कादम्बिनी गांगुली। ठीक है, और 1889 में उसने ये किया था। क्लियर? अब एक बहुत ही फेमस थ्योरी है इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, और उस थ्योरी का नाम है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। व्हाट इज सेफ्टी वॉल्व थ्योरी?
क्योंकि जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस है, जो अंग्रेज इतिहासकार है, वो ये कहते हैं अंग्रेजों ने खुद ने भारतीय लोगों की एक एसोसिएशन बनवाई थी, ताकि अगर भारतीय लोगों के मन में अगर कोई अविश्वास की भावना पैदा हो रही हो, कोई विद्रोह की भावना पैदा हो रही हो अंग्रेजों के खिलाफ, तो वो इस एसोसिएशन के थ्रू पीसफुल तरीके से अंग्रेजों के सामने आ जाए और वो इसको एक बड़ा रेवोल्यूशन बनने से पहले ही कुछ स्टेप्स लेकर लोगों को खुश कर दे, पैसिफाई कर दे और बड़ा विद्रोह कभी हो ही ना पाए। तो अपने फायदे के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए एक सेफ्टी वाल्व लगा दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रेशर कुकर जो हम घरों में हम यूज करते हैं, वो भी उसका ढक्कन कुछ ऐसा होता है, ऐसे यहाँ सीटी होती है और यहाँ पर एक छोटा सा वॉल्व भी होता है। देखा होगा आपने, देखा कि अगर कभी सीटी ऊपर ना उठी और कुकर में भाप बनती गई और इतनी ज्यादा बन गई कि कुकर बॉम्ब की तरह विस्फोट हो जाए, ऐसा ना हो, तो फिर ये वाला वॉल्व निकल जाएगा, ठीक है, और हवा यहां से निकल जाएगी, मगर कोई प्रेशर कुकर बॉम्ब की तरह नहीं फटेगा। क्लियर? तो इसके लिए सेफ्टी वॉल्व, ताकि देश में बम ना फटे, ताकि देश में सन 57 रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था। आप सबको पता है रानी लक्ष्मीबाई वाला रिवोल्ट हुआ था, रिवोल्ट ऑफ 1857, सन 57 की क्रांति। उसमें अंदर खाते लोग इतने दुखी हो गए थे, परेशान हो गए थे ब्रिटिशर से, कि वो बढ़ता 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 एक बहुत बड़ी क्रांति, एक बहुत बड़ा रिवोल्ट बन गया। अगर पहले ही पता चल जाता अंग्रेजों को कि एक जो हमने नई राइफल निकाली है, एनफील्ड राइफल, उसके अंदर जो ग्रीस यूज की गई है, लोग ये समझ रहे हैं वो चर्बी है, और किसकी चर्बी है? काऊ की और पिग की। अब पिग, सुअर वर्ड बोलना भी मुसलमान अपने धर्म के खिलाफ मानते हैं, तो सुअर के मांस को अपने मुंह को लगाना तो बहुत ही बड़ा पाप मानते हैं। और गाय को हिंदू यहाँ पर अपनी मां मानते हैं, गाय के मांस को मुंह को लगाना बहुत ही बड़ा पाप मानते हैं। और इसकी वजह से हिंदू और सिख ही, हिंदू सिख और मुस्लिम यही तो मेन फौजी थे, तो बहुत बड़ी क्रांति हो सकती थी अगर पहले पता होता। वो एनफील्ड राइफल की ग्रीस के बारे में पहले सबको एजुकेट कर देते, देखो ग्रीस कैसे बनती है, इट इज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इसमें कोई चर्बी नहीं है, उन्होंने सीधा एनफील्ड राइफल यूज कर दी। समझ में आया? और मजबूर क्या तुम्हें यूज करनी होगी, और मंगल पांडे ने अपने एक ऑफिसर को गोली मार दी, वहीं से रिवोल्ट शुरू हुआ था। ठीक है, तो लोगों में क्या बातें चल रही है, क्या लोग नाराज हैं सरकार से, इसका सरकार को सही समय से पता लगते रहना चाहिए। इसलिए बनी थी क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसलिए इट वाज लाइक अ सेफ्टी वॉल्व फॉर ब्रिटिशर्स। इज माय पॉइंट क्लियर? क्या मैं चलूं आगे? चलो नेक्स्ट और आगे चलते हैं। Main purpose was to provide a safety valve to the growing discontent among the educated Indians. Okay, और आगे चलते हैं। कांग्रेस को अपोज किसने किया? कांग्रेस को अपोज करने वाले तीन नाम जो बड़े आते हैं वो कौन कौन है? पहला, सर सैयद अहमद खान। इनको सैयद अहमद खान को सर का टाइटल ब्रिटिशर्स ने दिया हुआ था, सर सैयद अहमद खान। दूसरा, राजा शिव प्रसाद ऑफ बनारस। बनारस का प्रेजेंट नेम क्या है? स्नेहा, हरमन, व्हाट इज द प्रेजेंट नेम ऑफ बनारस? आज की डेट में बनारस को हम किस नाम से जानते हैं? सर वाराणसी। वाराणसी। और बनारस की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है? बताओ, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है? बोलो बोलो। बनारस हिंदू
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यहाँ गलत टाइप हो गया ना मुझसे, ये देखिए किसने बनाई थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? एनी बेसंत। थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई थी एनी बेसंत। उन्होंने बनाया था सेंट्रल हिंदू कॉलेज। कब बनाया? 1898 में। और बाद में यही कॉलेज बड़ा होकर बन गया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन 1916। याद रहेगा आपको? BH। यस सर। ओके, और आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हियर वी गो। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार पेपर में आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज WC बनर्जी। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन? WC बनर्जी। और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन? एनी बेसेंट। और फर्स्ट वुमेन जिसने स्टेज पर खड़े होकर बोला, आप बोलोगे, सब चुप रहेंगे। पहली वुमेन जिसने स्टेज पर खड़े होकर बोला, नहीं, लेडी, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ये बैठी सर कदम्बिनी गांगुली। कादम्बरी गांगुली। अभी तो बता के हटाऊं, कैलकाटा यूनिवर्सिटी की थी। 1889 में इसने पहली बार स्टेज होल्ड की थी, स्टेज पे खड़े होकर बोला था कांग्रेस। अभी करवाया था मैंने, कादम्बिनी गांगुली। क्लियर? और आगे चलते हैं हम। ठीक है, ये 5-6 मेन क्वेश्चंस आपने निकाल के सामने रख रहा हूं। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी। फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट जॉर्ज यूल। गांधी का प्रेसिडेंट बने 1924 में। बेलगाम, हर सेशन का एक प्रेसिडेंट होता था, समझ में आया? तो बेलगाम में जो सेशन हुआ 1924 में, उसमें गांधी उसके प्रेसिडेंट थे। जवाहरलाल नेहरू 1929 लाहौर सेशन में, और सुभाष चंद्र बोस 1938 हरिपुरा सेशन। याद रहेगा, नोट करते जाए। चले आगे, फास्ट नोट इट डाउन। फटाफट नोट कर लीजिए, मैं आगे जा रहा हूं। नेक्स्ट, लेट्स प्रोसीड। चले आगे। अब मैं आपको करवाने जा रहा हूं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसके लीडर्स कौन थे एंड ऑल। ठीक है, ये आ गया ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स ऑफ वर्क। किस तरह से काम करता था, काम करती रही कांग्रेस अपने मॉडरेट फेज के अंदर। यहां से पढ़ना स्टार्ट। मॉडरेट फेज में आपको पहले बताओ 20 साल का था, 1885 से 1905। मेरा अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन पैदा होता है, ऐसा 1905 में क्या हुआ कि मॉडरेट फेज से एक्सट्रीमिस्ट फेज स्टार्ट हो गया? कुछ तो हुआ होगा, कोई बताना चाहेगा? मैं बताता हूँ। 1905 में ऐसा क्या हुआ? वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन ये किसके दिमाग से हुआ? ब्रिटिशर्स का उस समय जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वो कौन था? लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन के दिमाग से हुआ क्या? पार्टीशन ऑफ बंगाल, हिंदुओं और मुस्लिम्स को डिवाइड करने का काम। और ब्रिटिशर्स की वो कौन सी पॉलिसी थी जिसके अंतर्गत ये सब कुछ हुआ?
ठीक है। ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी उसका नाम था डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो। उन्होंने देखा था सन 57 की क्रांति में कैसे हिंदू और मुस्लिम एक होकर लड़े थे, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को नुकसान हुआ। तो हिंदू मुस्लिम को कभी भी एक नहीं होने देना, ये ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी। ठीक है जी। और यहां से हम पढ़ेंगे, सिमरन आप पढ़िए, डेवलपमेंट से पढ़ना स्टार्ट करो, यहां से पढ़े इन 3 लाइंस को। स्टार्ट। Development and consolidation of feeling of national unity irrespective of race, caste, religion or province. तो ये पहला पॉइंट आ गया कि नेशनल यूनिटी पैदा करना चाहते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स, फिर चाहे लोग कोई भी रेस हो, कास्ट हो, रिलीजन हो या प्रोविंस हो। सेकंड पॉइंट, Peaceful constitutional agitations, prayer and petitions were the instruments of war. हाँ जी, जो हम काम उनसे करवाना चाहते हैं उसके लिए हम प्रेयर करेंगे, पेटिशंस डालेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशंस करेंगे, यानी लॉ के दायरों में रहकर। थर्ड, They succeeded in passing the Indian Councils Act of 1892, which allowed some members to be indirectly elected by Indians, but keeping the official majority intact. ये ऑफिशियल मेजॉरिटी इंटेक्ट, हालांकि ये वाला जो पॉइंट है बहुत गहरा पॉइंट है, जो हम पढ़ाते हैं आप लोगों को लीगल हिस्ट्री में, हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। फिर भी थोड़ा मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर ये जो वर्ड है ऑफिशियल मेजॉरिटी का, ये बता दूं 2 तरह के मेंबर्स होते थे, ऑफिशियल मेंबर्स और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। जो तो इलेक्शन के द्वारा आ रहे हैं, जो कि इलेक्शन के द्वारा जीत कर आ रहे हैं, जो कि टेम्परेरी पीरियड के लिए आ रहे हैं, वो थे अनऑफिशियल मेंबर्स। और जो ऑफिशियल मेंबर्स थे वो थे कौन? ब्रिटिशर्स। तो वो ज्यादा होंगे और ये मिलकर बनाएंगे लॉ। लेजिस्लेटिव जो काउंसिल होती थी, जो देश के कानून बनाते, जिसको आज की पार्लियामेंट कहते हैं, वहां पे अंग्रेज ज्यादा, भारतीय कम, पर एटलीस्ट रिक्वेस्ट करके ही सही ये लोग इंडियंस को एंट्री देने में कामयाब तो हुए, चाहे इनडायरेक्टली, इनडायरेक्ट इलेक्शन से हो रहा है, लेकिन इलेक्टेड इंडियंस बिकेम मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंडियन काउंसिल्स एक्ट के द्वारा ये काम हुआ। तो इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट की शुरुआत की जो बॉडी है, जिसको हम इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं, उसने प्रेयर, पेटिशन और कॉन्स्टिट्यूशनल एजुटेशन के द्वारा कुछ इंडियंस की सीटें पक्की कर दी पार्लियामेंट में। समझ में आया? इतना ही काफी है, धीरे धीरे आगे तो बढ़े। ओके। और मेन मॉडरेट लीडर्स कौन कौन हुआ करते थे? वो थे सबसे मेन तो जिसने बनाई थी कांग्रेस, ए.ओ. ह्यूम, और सबसे पहले प्रेसिडेंट डब्ल्यू.सी. बनर्जी, और फिर द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने एक थ्योरी दी थी। दादा भाई नौरोजी किसके लिए फेमस है? 2 बातों के लिए। इन्होंने इंग्लैंड जाकर इलेक्शन लड़ा था, इन्होंने इलेक्शन लड़ा था इंग्लैंड जाकर वहां पर। और दूसरा इसके लिए फेमस है, इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया, इन्होंने एक थ्योरी दी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया, कि भारत का पैसा विदेश कैसे पहुंचा और कैसे भारत एक गरीब देश बन गया, जो पहले इतना अमीर देश हुआ करता था कि लोग उसको सोने की चिड़िया कहते थे। ओके। फिर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सी शंकरनैयर, एम.एम. मालवीय, ये है मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, he was an educationist, V.S. श्रीनिवास शास्त्री, then तेज बहादुर सप्रू, गोपाल कृष्ण गोखले, आनंद मोहन बोस, ई दिनेश वाचा, रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष मॉडरेट थे, रास बिहारी बोस एक्सट्रीमिस्ट थे। क्लियर? याद रखना। मोहनलाल घोष एंड डैश 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 मेनी अदर नेम्स। फिर they worked to create a strong public opinion to arouse consciousness and national spirit. They persuaded the British government and British public opinion to introduce reforms in India. ये लास्ट में दोबारा देखो एक बार, कि ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन पैदा करके ब्रिटिशर्स पर दबाव बनाया।
ब्रिटेन के अखबारों में छपवाया कि कैसे ब्रिटेन की रानी, ब्रिटिश क्राउन इंडिया पर अत्याचार कर रहा है। समझ में आया? ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा और ब्रिटिश पार्लियामेंट पे दबाव बने, ठीक है, और वो भारत के लिए अच्छे कानून बनाए। क्लियर? आज मैंने अपने इस लेक्चर में 20 सालों की कहानी, इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट के पहले 20 सालों की कहानी आपको सुनाई है। ये कहानी मॉडरेट फेस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की है। कौन कौन लीडर्स थे, पहले लीडर्स कौन थे, कहाँ मीटिंग हुई, कितने लोग आए, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, ठीक है, क्या क्या थ्योरीज है, कौन इसके क्रिएटर्स हैं, क्या इनके मेथड्स थे और क्या इनकी अचीवमेंट्स थी। एनी क्वेश्चन? मैं आज के सेशन को यहाँ एंड करने जा रहा हूँ। क्या आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहेंगे? Sir, I have a question from polity. पॉलिटी का पॉलिटी में पूछना बेटा, ठीक है। हिस्ट्री में कोई Okay, क्वेश्चन? sir. वेट, एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? No, sir.